जिस टाइम स्पर्म निकलते हैं, ऑल टाइम तो स्पर्म निकलते नहीं है, इनका भी टाइम होता है, जैसे कि सेक्स टाइम ये स्पर्म निकलते हैं तो उस टाइम ये निकलेंगे, अदरवाइज यहीं पर स्टोरेज रहते हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी का आपकी 4 दी की क्लास में फिर से वेलकम है। तो मेरी जान, आज की इस वीडियो का बहुत ही शानदार टॉपिक है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। ये क्लास, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। आज की इस वीडियो में बात करने वाले नर जनन तंत्र की। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, जनन क्या होता है। तो दोस्तों, जनन की अगर एक सीधी एक लाइन में अगर बोला जाए तो प्राणी शरीर में पाए जाने वाले अंगों का एक ऐसा समूह जो समस्त जनन क्रियाओं को संपन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहा जाता है। और दोस्तों, इस टॉपिक को हम बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझने वाले हैं, यानी कि आपकी खोपड़ी में आज ये टॉपिक घुस ही जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि जब भी ये टॉपिक क्लास में समझाया जाता है, स्कूल में समझाया जाता है, तो ना तो टीचर इस टॉपिक को इतना खुलकर समझा पाता है, ना ही किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है। मोस्ट बात की जाए, गर्ल्स के अगर माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है इससे रिलेटेड, तो ना वो पूछ पाते हैं क्लास में। तो डोंट वरी, आज की इस क्लास में आपको एकदम खुलकर सारी चीजें समझाई जाएगी और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको नोट भी करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको ये लिखना है कि आपके एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कर सके। तो चलो, सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये जो हमारा नर जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका जो मुख्य ऑर्गन होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है वृषण। क्या होता है, वृषण होता है। क्या होता है दोस्तों, वृषण होता है। ये वृषण है, यहाँ पर आपको दिखा जा रहा है, यहाँ पर ये वृषण है। और ये जो वृषण है ये यहाँ पर अंदर होता है, और किसके अंदर होता है, वृषण कोश के थैलीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर ये वृषण पाया जाता है। वृषण किस में पाया जाता है, वृषण कोश में होता है। ये वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें क्या होता है, वृषण होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर माना जाए हार्ट है, हार्ट कहाँ पर है, हमारी बॉडी के अंदर है। लंग्स है, लंग्स कहाँ पर है, बॉडी के अंदर है। अब बोला जाए किडनी है, तो किडनी भी कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर है। पर दोस्तों, ये जो वृषण है एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के बाहर पाया जाता है, शरीर के बाहर ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वृषण है। अब आप सोचो कि बहुत सारे ऑर्गन ऐसे जिनको ना तो हम कभी टच कर सकते हैं, ना कभी हम देख सकते हैं ना। अभी आपसे बोला जाए कि हार्ट कहाँ है, हार्ट को पकड़ो, तो आप क्या हार्ट को पकड़ सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। ओनली हार्ट बीट को आप महसूस कर सकते हो। आपसे बोला जाए किडनी, तो किडनी को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। वो अपना अपना फंक्शन कर रही है, अपना अपना वर्क कर रहे हैं सारे ऑर्गन। पर दोस्तों, ये जो ऑर्गन है वृषण, एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है कि वृषण शरीर के बाहर ही क्यों पाए जाते हैं, जब सारे ऑर्गन शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये वृषण ही क्यों पाया जाता है शरीर के बाहर। तो इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों। वो क्या है, क्योंकि जो वृषण है ये जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का प्रमुख ऑर्गन होता है। यहाँ पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर शुक्राणु का जो स्पर्म जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और दोस्तों, होता है क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और उस बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसलिए वृषण होते हैं, शरीर से बाहर स्थित होते हैं, वृषण कोश में होते हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं, यानी कि उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं वृषण। समझ में आया, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इस बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए कहाँ पाए जाते हैं, ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब गर्मियां आती है जब गर्मी आती है तो ये वृषण है ना एकदम लटक जाते हैं, यानी कि ये जो वृषण है इनकी जो मांसपेशियां, ये जो वृषण है इनकी जो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है और ये लटक जाते हैं। और जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि वातावरण का भी टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियां स्टार्ट होती है, तो वृषण का लटकना, इनकी मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और ये लटक जाते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों होता क्या है कि ये बाहर की जो वायु है उसको अवशोषित करते हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखते हैं और शुक्राणु का तब निर्माण इनमें हो पाता है। अब जैसे ठंडी का मौसम आता है दोस्तों, ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वृषण जो होते हैं फिर से सिकुड़ने लग जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। उनका टेम्परेचर क्या होता है, अब ये अंदर की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ी गर्मी लेते हैं ये, क्योंकि उस समय वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों, डाउन होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ी गर्मी लेते हैं, इसके लिए अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि वृषण जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये नर जनन तंत्र का प्रमुख ऑर्गन होता है, सारा काम ही इसमें होता है, क्योंकि दोस्तों शुक्राणु का निर्माण इसमें होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में एक क्वेश्चन और चलता है, क्या एक ही वृषण से काम चल जाएगा? अगर एक ही वृषण हुआ तो काम चल जाएगा? हाँ, एक ही वृषण से काम चल जाएगा, यानी कि जैसे आपके शरीर में एक किडनी होती है उस तरीके से वो भी काम चल जाता है, आदमी जिंदा रहता है एक किडनी से, वैसे भी काम तो चल जाएगा। इतना स्वस्थ नहीं रहता आदमी जितना दोनों किडनी उसके अंदर होती है, दोनों वृषण होते हैं, बट एक वृषण से भी यहाँ पर काम चल जाएगा। अब बहुत सारे मन में यह आता है कि वृषण को ही हटा दिया जाए, तो अगर दोस्तों वृषण को यहाँ पर हटा दिया जाएगा तो सारी पिक्चर यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि जिस इंसान में वृषण नहीं होता, वृषण मतलब शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, वो कभी भी बाप नहीं बन सकता है। तो सारी पिक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगी। दाढ़ी मूंछ छाने से ही कोई बाप नहीं बनता, उसके लिए शुक्राणु का निर्माण होना इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई आपके? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम 1 बाय 1 हमको नोट भी करते चलते हैं कि यहाँ पर हम आपको बता देते। सबसे पहले दोस्तों, पहले हम ऐसा करते हैं कि सारी चीजों को आपको समझाते हैं, उसके बाद में नोट करेंगे, ठीक है? वृषण का आपके समझ में आ गया होगा। वृषण नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख ऑर्गन होता है, शुक्राणु का इसमें निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह स्रावित करता है और यह वृषण कोष में थैलीनुमा संरचना होती है उसके अंदर होता है। अब दोस्तों इसकी बात करें अधिवृषण की अगर बात की जाए तो ये जो वृषण है ये क्या संरचना क्या है दोस्तों, वृषण है और इसके ऊपर पाए जाने वाली ये संरचना है। देखो यहाँ पर ये वृषण रहते हैं, यहाँ पर ये वृषण होते हैं और ये है वृषण कोष, एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसके ऊपर वाली जो ये संरचना होती है ये क्या होती है, अधिवृषण होती है। यानी कि हम बोले जाए कि वृषण के ऊपर पाए जाने वाली जो संरचना होती है अधिवृषण होती है। और अधिवृषण का दोस्तों जो वर्क होता है, अधिवृषण का वर्क क्या होता है, ये शुक्राणु को परिपक्वन करती है। क्या करती है? परिपक्व करती है। शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मतलब कि वृषण के ऊपर पाए जाने वाली संरचना होती है ये क्या, अधिवृषण। और जो क्या करती है, शुक्राणु का परिपक्वन, यहाँ पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है, किसमें होता है? अधिवृषण में होता है। अब दोस्तों ये हो गया, अब देखो ये अधिवृषण हो गया और ये क्या हो गया, वृषण हो गया, ठीक है। अब इससे ये यहाँ पर एक नलिका निकल रही है, इस नलिका को बड़े ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर आ रही है, ये नलिका निकल रही है। अब देखो ये जो नलिका है इसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, यानी कि शुक्र वाहिनी इसे कहा जाता है। इसका वर्क क्या होता है शुक्र वाहिनी का? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो वृषण है ये शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है यहाँ पर वृषण में। तो इसमें हम क्या होगा कि जो वृषण और अधिवृषण से ये नलिका निकलती, किससे? वृषण से, और अधिवृषण से ये नलिका निकलेगी और शुक्राणु को यहाँ से कहाँ ले जा रही है, ये शुक्राष्ट में ले जा रहा है। कहाँ ले जा रही है दोस्तों? शुक्राष्ट में ये नलिका यहाँ पर लेकर जा रही है। ध्यान से देखो कि ये जो वृषण है इससे और अधिवृषण से, वृषण और अधिवृषण से ये नलिका शुक्राणुओं को कहां पर लेके जा रही है, शुक्राष्ट में ये लेकर जा रही है। और ये क्या है दोस्तों, शुक्राष्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये शुक्राणु को लेकर आ रही है, यानी कि स्पर्म को लेकर आ रही है, स्पर्म को लेकर आ रही है, इसका स्टोरेज होता है, स्पर्म का यहाँ पर संग्रहण होता है, शुक्र द्रव इसमें पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं। अब दोस्तों आपने एक चीज और सुनी होगी, जो बहुत बार अगर कोई आप गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपने एक चीज सुनी होगी कि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि नसबंदी, बहुत सारे लोग नसबंदी कराते हैं। एक्चुअली वो होता क्या है नसबंदी, वो भी आप समझ लीजिए। देखो ये जो शुक्र वाहिनी है ना, ये जो यहाँ से निकल रही है वृषण से, अधिवृषण से शुक्र वाहिनी निकल रही है और शुक्राणु को लेकर जा रही है शुक्राष्ट में। तो उस समय जब नसबंदी होती है तो उस समय क्या होता है कि ये जो शुक्र वाहिनी है ना, इसको बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, शुक्र वाहिनी को बांध दिया जाता है। अब बहुत
सारी आपने जैसे कि महिला है, फीमेल है, उसमें भी सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि फेलोपियन एक ट्यूब होती है, नलिका होती है, उसको बांध दिया जाता है। और मेल में भी नसबंदी होती है और फीमेल दोनों में ही होती है। अब एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में क्वेश्चंस आता है कि आखिर क्यों करते हैं ये नसबंदी, इसकी क्या वजह, क्या जरूरत पड़ती है, नसबंदी करना जरूरी है, क्यों करते हैं। तो देखो हम आपको समझाते हैं क्यों करना पड़ता है ये। देखो जैसे कि यहाँ से इसको बांध दिया जाएगा तो आगे शुक्राणु उनका नहीं पहुंचेंगे, यानी कि जब भी, और ये मोस्ट ऑफ कौन करते हैं, देखो ये जो नसबंदी करता है, नसबंदी किस में होती है, जिन भी मेल या फीमेल की शादी हो जाती है उनमें ये नसबंदी की जाती है। अब क्यों की जाती है, क्योंकि दोस्तों उनमें नसबंदी इसलिए की जाती है, उनके जैसे कि या कि एक दो बच्चे हो गए और वो नहीं चाहते कि आगे भी उनके बच्चे हो, यानी कि जब भी वो सेक्स करते हैं तो सेक्स करते हैं तो जैसे कि फीमेल में अगर मेल में नसबंदी नहीं की जाएगी तो अगर वो सेक्स करते तो उसका जो स्पर्म है मादा के गर्भाशय तक पहुंच जाएगा और फिर मादा क्या हो जाएगी, फीमेल गर्भित हो जाएगी। अगर वो नहीं चाहते कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, अगर वो चाहते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो तो उसके लिए उनका जो स्पर्म है वो फीमेल के गर्भाशय तक, यूट्रस तक ना पहुंचे, उसके लिए ये नसबंदी करते, यानी कि इसको बांध देते हैं ताकि आगे जब भी वो सेक्स करे तो उसके क्या होगा दोस्तों कि स्पर्म जो है वो फीमेल के यूट्रस तक यानी कि गर्भाशय तक नहीं पहुंचे, इसलिए ये नसबंदी की जाती है। ऐसे ही फीमेल में की जाती है। फीमेल में क्यों की जाती है, क्योंकि उस जैसे कि उनका जैसे कि मेल का जो स्पर्म है उनके यूट्रस तक ना पहुंचे, इसलिए ही की जाती है। उन दोनों में कोई भी मेल और फीमेल दोनों में इसका रोल होता है, ठीक है। इसका हो गया। इसके बाद में ये क्या है दोस्तों, मूत्राशय होता है। और ये जो मूत्राशय, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज देखिएगा कि ये जो ओपनिंग आ रही है, ये यहाँ से ये ओपनिंग हो रही है और एक यहाँ से भी आ रही है, मतलब दोनों है, मतलब ये दोनों की तरफ से हो रहा है। शुक्राशय से भी ओपनिंग आ रही है और मूत्राशय से भी आ रही है। अब यहाँ से ये दोनों यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये अब जो ये नलिका है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मूत्र वाहिनी बोलेंगे। तो मूत्र वाहिनी जो है ये क्या करती है कि ये मूत्र और स्पर्म दोनों को ही लाने का कार्य करती है। स्पर्म कहाँ से लाती है, शुक्राशय से इससे स्पर्म आता है और मूत्राशय यहाँ से क्या आता है दोस्तों, मूत्र का निष्कासन यही से होता है। यहाँ एक छिद्र होता है, सिसन होता है, ये सिसन होता है, पेनिस इसको बोलते हैं। यहाँ ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से दोस्तों क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, इसी ओपनिंग से क्या निकलता है, मूत्र भी निकलता है दोस्तों। तो ये सारा सिस्टम हो गया और यहाँ पर अब हम इसको 1 बाय 1 करके हम नोट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना होगा कि आपको इसका एक आंसर लिखना होगा। तो उसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले एकदम सरल स्पष्ट शब्दों में, ताकि टीचर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे किस तरीके से बच्चे ने प्रेजेंटेशन दिया है इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे कि इस क्वेश्चन है, इसका आपको जिस चित्र बनाना है या फिगर बनाना है तो वो हमेशा राइट साइड में ही आपको बनाना, लेफ्ट साइड में कॉपी में कभी भी नहीं बनाना, ओनली राइट साइड में ही आपको ये बनाना है। तो चलो दोस्तों अब हम इसको 1 बाय 1 करके नोट करते हैं। तो अब आपको इसको नोट करना है तो किस तरीके से करना है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको लिखना है नर जनन तंत्र के संपूर्ण भाग, कौन कौन से। तो इस तरीके से करके आपको इस तरीके से अंडरलाइन करनी है और फिर इसमें आप यहाँ पर आपको इस तरीके से एरो डाल के लिखना है कि नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं, नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। यहाँ से इस तरीके से आपको लिखना है, निम्न भाग होते हैं, बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। नोट करना आपको इस तरीके से, आपको यहाँ पर देख सकते हो। अब कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है वृषण, सेकंड नंबर पे आपको लिखना है दोस्तों अधिवृषण, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, उसके बाद में आपको लिखना है शुक्राशय, और उसके बाद में आपको लिखना है दोस्तों मूत्राशय, उसके बाद में लिखना है मूत्रवाहिनी,
और 7 नंबर पर आपको लिखना है सिसन। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है अपनी बोर्ड कॉपी में, है ना। फिर आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको नंबर 1 डालना है वृषण, और फिर इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम 1 बाय 1 करके सबको लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृषण के बारे में। तो यहाँ से आपको इस तरीके से लिखना है वृषण को, यहाँ पर ऐसे डालना है, हेडिंग डालनी है 1, और उसके बाद में आपको वृषण के बारे में लिखना है, वृषण क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है कि वृषण नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसमें लिखना है दोस्तों, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, स्टीरोन हार्मोन का निर्माण होता है, मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, एकदम सरल और स्पष्ट शब्दों में। दोस्तों देखो, वृषण नरजनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, मानव में एक जोड़ी वृषण क्या होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। यानी कि दोस्तों इस लाइन के, अगर आप ये लाइन लिखना नहीं चाहते तो इसकी वजह से आप एक लाइन और लिख सकते हो, ओनली इस लाइन से कि इसकी इनकी जो वृषण है, वृषण की संख्या 2 होती है। मतलब दोस्तों ये एक जोड़ी बोला है ना हमने, एक जोड़ी में दोनों ही वृषण आ रहे। अब ये मत सोचना यार एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी का मतलब दोनों ही वृषण यहाँ पर आ रहे। देख सकते हो कि वृषण है जो नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इसमें निर्माण होता है, और मानव में एक जोड़ी वृषण जो है उदर गुहा से बाहर स्थित होते। उदर गुहा का मतलब क्या होता है कि शरीर के बाहर स्थित होते, वो होता है उदर गुहा के बाहर स्थित होते। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड है अधिवृषण। अधिवृषण के बारे में नोट करना है आपको, यहां पर आप नोट कर सकते हो अधिवृषण। तो अधिवृषण के बारे में आपको किस तरीके से लिखना है अधिवृषण। तो देखो अधिवृषण में आपको लिखना है, यहां पर आप देख सकते हो कि वृषण के ऊपर पाए जाने वाली संरचना होती है। ठीक है, तो कैसा लिखना है अधिवृषण, अधिवृषण वृषण के ऊपर पाए जाने वाली संरचना होती है, पाए जाने वाली संरचना होती है, अभी हमने आपको बताया था इसका वर्क क्या होता है। देखो ये वृषण है, इसके ऊपर ये जो संरचना पाई जा रही है ना, ये है ना, ये क्या होती है अधिवृषण होती है। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, ये शुक्राणु को परिपक्वन करती है। क्या करती है, शुक्राणु का यहाँ पर परिपक्वन होता है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अधिवृषण के ऊपर पाए जाने वाली संरचना होती है, यहाँ पर शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणुओं, ठीक है,
शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, परिपक्वन होता है। बस यही लिखना है। आप इस तरीके से लिखोगे ना, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, बस इस तरीके से ही आपको लिखना है। सारी चीजें अब आपको इस तरीके से लिखवाने वाले। तो अधिवृषण क्या होता है कि उदर गुहा, ये वृषण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है, ये अधिवृषण होती है। और यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का परिपक्व होना है, इतना लिखना है, छोड़ देना है, कोई भी नंबर नहीं काट सकता आपको। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 में से 6 ही नंबर आपके यहाँ पर देने वाला। और दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हो, अगर नोट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वॉश डिफरेंस के बारे में। हम लिखने वाले 3rd नंबर पर हमारा वॉश डिफरेंस शुक्र वाहिनी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम नोट करने वाले हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी का क्या वर्क होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आपको लिखना है शुक्र वाहिनी। तो शुक्र वाहिनी हमने आपको समझाया था। देखो ये ये जो नलिका आ रही है ना, ये नलिका यहाँ पर आप देख रहे हो, ये नलिका क्या है, शुक्र वाहिनी। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो नलिका है यहाँ कहाँ से निकल रही है, ये वृषण और अधिवृषण से निकल रही है। और वृषण में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये स्पर्म को लेकर जा रही है, कहाँ लेकर जा रही है, यहाँ से देख सकते हो ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय, तो शुक्राशय में ला रही है। तो वृषण और अधिवृषण से नलिका निकल रही है और शुक्राणुओं को कहां तक ला रही है, ये शुक्राशय तक ला रही है। तो इसका वर्क यही होता है। तो अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं कि शुक्र वाहिनी वृषण व अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है, कार्य करती है। इसका बस यही फंक्शन है। वॉश डिफरेंस जो होती है, ये जो शुक्र वाहिनी होती है, ये शुक्राणुओं को, ये वृषण, ये अधिवृषण, यहाँ से ये नलिका निकलती है, यहाँ से निकलती है और शुक्राणु को या शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आगे की बात आती है शुक्राशय। 4 नंबर पर शुक्राशय आता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होता है। शुक्राशय यहाँ पर आप देख सकते हो, शुक्राशय ना, ठीक है। तो शुक्राशय क्या होता है, यह एक ग्रंथिनुमा संरचना होती है। क्या होता है दोस्तों, ये ग्रंथिनुमा संरचना होती है। यह एक ग्रंथिनुमा संरचना होती है। नुमा संरचना यहां से हटा देते, फिर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ग्रंथिनुमा यहां पर लिख देते, ठीक है। ग्रंथिनुमा संरचना होती है, यह एक ग्रंथिनुमा संरचना होती है जो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणुओं का स्टोरेज होता है, शुक्राणुओं का यहाँ पर संग्रहण होता है। यहाँ पर से ये शुक्राणु आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये सारे शुक्राणु क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, यहाँ पर स्टोरेज हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो शुक्राणु है मूत्र वाहिनी और श्वसन के थ्रू क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं, इस तरीके से ये श्वसन के थ्रू जो बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हो, इसमें शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, तथा इनका पोषण होता है, तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। इसमें शुक्र द्रव पाया जाता है, इसमें शुक्र द्रव पाया जाता है, ठीक है।
पाया जाता। देखो दोस्तों, देख सकते हो कि ये एक क्या होता है, ग्रंथिनुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। जिस टाइम इनका, जैसे कि अब शुक्राणु स्पर्म निकलेंगे कब, जब यहाँ पर जिस टाइम स्पर्म निकलते हैं, ऑल टाइम तो स्पर्म निकलते नहीं है, इनका भी टाइम होता है, जैसे कि सेक्स टाइम ये स्पर्म निकलते हैं तो उस टाइम ये निकलेंगे, अदरवाइज यहीं पर स्टोरेज रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से शुक्राणु लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं और शुक्राणु को पोषण होता है, यहीं पर शुक्राणु का पोषण होता है और ये में शुक्र द्रव यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं शुक्राणु तक। और दोस्तों, ये जो वृषण होते हैं ना, वृषण, अभी आप सोच रहे हो कि ये वृषण यौवन अवस्था में ही बनते, तो वृषण जो होते हैं ना, बचपन में जब आप पैदा होते हो तभी से ही वृषण का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अब एक्चुअली आप देखोगे बच्चे में 1 साल के बाद में वृषण दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली 1 साल बाद में आपको वृषण है, जो एक जोड़ी वृषण होते हैं, दोनों वृषण है, आपको दिखने भी लग जाएंगे। तो यानी कि जो वृषण होते हैं ये बचपन में ही इनका निर्माण हो जाता है और उसमें तुम्हें दिखने भी लग जाते हैं 1 साल बाद। तो ये यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं मूत्राशय के बारे में, मूत्रवाहिनी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे शिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं मूत्रवाहिनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसके बारे में मूत्राशय के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मूत्र का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मूत्र जो है उसका यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ये इसका वर्क होता है, मतलब मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है, मूत्र रस करता है। मूत्रवाहिनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो एक चीज और नोट कर सकते हो, देखो कि ये जो नलिका है, ये नलिका जो है ये क्या है, मूत्रवाहिनी। ये तो देखो यहाँ से स्पष्ट देखो, आप देखो ये जो नलिका है शुक्राशय से भी कनेक्ट हो रही है और ये मूत्राशय से भी कनेक्ट हो रही है। ये जो नलिका आ रही है सेशन में जो आ रही है ना, तो यहाँ पर ये सेशन में ये ओपनिंग है, यहाँ से दोनों चीजें निकल रही है, मतलब स्पर्म भी निकल रहा है, मूत्र भी निकल रहा है। मूत्र कहाँ से आ रहा है, मूत्राशय आ रहा है, और स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं, मतलब शुक्राणु कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, शुक्राशय आ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालने वाली नलिका होती है, क्या होती है, नली होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मूत्रवाहिनी, यहाँ पर आप लिख सकते हो मूत्रवाहिनी, बहुत ही इजी भाषा में समझा रहे हैं आपको अपनी भाषा में, और इसे आप कर लीजिएगा, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है वहां पर। ठीक है, मूत्रवाहिनी है ना, यहाँ पर देख सकते हो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय मतलब मूत्रवाहिनी मूत्र व शुक्राणुओं को बाहर निकालने वाली नली होती है, निकालने वाली नलिका होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर का हमारा जो पॉइंट रहने वाला वो आने वाला है शिशन। पेनिस क्या होता है, शिशन क्या होता है, ये एक क्या होता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप में, बाह्य जनन तंत्र के रूप में कार्य करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकला हुआ है। तो ये क्या रूप में कार्य कर रहा है कि ये बाह्य जनन तंत्र के रूप में कार्य करता है, और एक नलिका के रूप में ये क्या करता है, एक नलिका के रूप में स्पर्म को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसको हम नोट कर लेते हैं, शिशन को यानी पेनिस को हम नोट कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप कैसे लिखोगे, यह एक बाह्य तंत्र के रूप में, बाह्य तंत्र के रूप में होता है, जो एक नली के रूप में शुक्राणुओं को, ठीक है, शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक, मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। कार्य
करता। ठीक है, ये हो गया आपका। श्वसन क्या होता है, एक बाह्य तंत्र के रूप में रहता है, बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है, बाह्य तंत्र के रूप में श्वसन होता है। और ये क्या करता है, एक नली के रूप में जो स्पर्म से निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं, उसको मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये निकलते कब है, यानी कि अब बहुत सारे ऐसी भी कंडीशन होती है जिनमें क्या कि बहुत ज्यादा स्पर्म निकलता रहता है, तो कुछ ये कंडीशन रहती है। मेनली अगर बात की जाए तो ये जो शुक्राणु है श्वसन से बाहर कब निकलते हैं, सेक्स टाइम निकलते हैं, या मैस्टुबुलेशन के टाइम ये श्वसन से बाहर ही निकलते हैं। तो ये आपका रहने वाला। अब अगर हम बात करने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, 6 नंबर पर हमारी ये रहने वाली है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। तो दोस्तों देखो, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये क्या निकल रही है, मूत्र वाहिनी निकल रही है। ठीक है, ये मूत्र वाहिनी है ना। अब ये इधर भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और ये भी आपको दिख रही होगी। तो ये मतलब दोनों साइड ही पाई जाती है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये दिख रहा है आपको, ये इधर भी पाई जाएगी, इधर भी पाई जाएगी, यानी कि मूत्र वाहिनी के दोनों तरफ पाए जाने वाली होती है। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र वाहिनी के दोनों तरफ पाई जाती है। तो ये नोट कर सकते हो आप। इसके बाद में हम बात करने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। दोस्तों आगे हम बात करने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, हम बात करने वाले लास्ट पॉइंट रहने वाला है इसका हमारा। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर डाल के लिखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड हम इसको बोलते हैं, ग्रंथि को ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, ये होती है वाला प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, तो यहाँ पर आप देखते हो तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती क्या है। तो दोस्तों ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, देखो इधर भी पाई जा रही है और इधर भी पाई जा रही है, यानी कि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाए जाने वाली ये संरचना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यह है मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाए जाने वाली संरचना होती है, पाए जाने वाली संरचना होती है। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया कि इधर भी पाई जा रही है, इधर भी पाई जा रही है, यानी कि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाई जाने वाली संरचना होती है। और दोस्तों ये जो ग्रंथि है एक क्षारीय और चिपचिपा द्रव स्रावित करती है। यह एक क्षारीय, यह ग्रंथि, यह ग्रंथि क्षारीय एवं चिपचिपा एक सेकेंड है ना, ऐसे आएगा, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपा द्रव स्रावित करती है, द्रव स्रावित करती है तथा यानी कि मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारीय बनाती है, जिससे क्या हो, शुक्राणु की गति में सहायता होती है, जिससे शुक्राणु की गति में सहायता होती है। सहायता होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ पाए जाने वाली एक संरचना होती है और ये क्षारीय और चिपचिपा द्रव यहाँ पर आप स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि मूत्र मार्ग को ये क्या कर देती है, चिकना कर देती है, यानी कि क्षारीय कर देती है, ताकि जो स्पर्म निकलते हैं, स्पर्म को निकलने में स्पर्म की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब गति जो है वो क्या हो जाए दोस्तों, गति आसानी से हो सके। इसलिए ये क्या करती है, इसका वर्क ये होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। वृषण संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर पूछा जाए कि नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, वृषण नर जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। वृषण का वर्क क्या होता है, वृषण जो होते हैं ये
वृषण कोष में पाए जाने वाले होते हैं, मतलब वृषण जो होते हैं थैलीनुमा संरचना होती है, वृषण कोष में स्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं, नर जननतंत्र का प्रमुख अंग होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं ये, है ना। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर ही स्रावित होता है। इसके बाद में अधिवृषण, वृषण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना अधिवृषण होती है, जो क्या करती है, वृषण का परिपक्व होता है यहाँ पर। इसके बाद में शुक्रवाहिनी क्या करती है दोस्तों, यहाँ से जा रही है वृषण और अधिवृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद में शुक्राशय क्या होता है, ये क्या होता है, एक ग्रंथिनुमा संरचना होती है जहां पर शुक्राणु का संग्रहण होता है, शुक्र द्रव यहाँ पर पाया जाता है। लंबे समय तक शुक्राणु यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं और उनको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है। इससे क्या होता है दोस्तों, मूत्रवाहिनी के दो वर्ग होते हैं, ये मूत्र का भी निष्कासन कर रही है और शुक्राणुओं का भी यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। पेनिस जो होता है, पेनिस क्या होता है, एक नलिका नुमा संरचना होती है, मतलब कि यानी कि हम बोल सकते हैं बाह्य तंत्र के, बाह्य जनन तंत्र के रूप में कार्य करता है। और इससे क्या होता है कि दोस्तों स्पर्म जो है वो ये जो क्या करता है, नलिका नुमा संरचना के रूप में स्पर्म को मादा के जननांग यानी कि गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, पेनिस करता है। और इससे दोस्तों ये सारी स्ट्रक्चर आपकी रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और आपके यहाँ पर फुल मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो आपको कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइएगा। एक्चुअली अगर सच में बताए तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत यहाँ पर लगी है। अगर अच्छा लगे तो अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे की नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मादा जनन तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो काफी अच्छा ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, लव यू, टेक केयर।